देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, नंबर वन डायरेक्ट करंट, नंबर टू अल्टरनेटिंग करंट। इन दोनों का ग्राफ एक ही बार में हम बनाएंगे। ये वाली लाइन हो गई, जैसे ये करंट हो गया और ये टाइम हो गया। तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाता है सीधा, और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो थोड़ा सा कर्व की तरह जाता है। जैसे ये उसकी लाइन हो गई तो ये उस पर ऐसे जाएगा। जैसे तुम लोगों ने साइन या कॉस का ग्राफ पढ़ा होगा, तो ये उसके तरह चलता है अल्टरनेटिंग करंट, और डायरेक्ट करंट बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लो, अल्टरनेटिंग करंट की बोल रहा हूँ। डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन नहीं लिखना, हमें अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है। डायरेक्ट मतलब समझ लो जो करंट बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में लिखो, द करंट हुज मैग्नीट्यूड changes continuously with time. The current whose magnitude changes continuously with time and the direction reverses periodically. Direction reverses periodically मतलब वैसा करंट जिसकी वैल्यू हर सेकेंड चेंज हो, मतलब हर टाइम पे चेंज होती रहे, और जिसका डायरेक्शन भी पीरियोडिकली मतलब एक खास टाइम के बाद चेंज होता रहे। वैसे करंट को, जैसे इस ग्राफ में हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है, और प्लस माइनस दोनों में जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, याद रखना। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होते रहे, उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब देखो, तुम लोगों ने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा होगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें जब भी कोई ऐसा टर्म हो जो मतलब अपनी वैल्यू चेंज करता रहे बारी बारी से, तो वैसे टर्म्स को हम क्या करते हैं, उसका इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो उसका इक्वेशन लिखते हैं E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट के EMF को ऐसे ही लिखा जाता है। साइन का मतलब, साइन का ग्राफ याद रखना ऐसा होता है, 0 पे 0, ठीक है, 2 पाई पे वापस, मतलब अगर साइन थीटा होता है तो 2 पाई पे वापस से यहाँ सेम ग्राफ रिपीट होता। 2 पाई उसकी लिमिट होती है, पाई पे भी 0 होता है, 0 पे भी 0 होता है, लेकिन 2 पाई के बाद जो ग्राफ बनता है वैसा ही ग्राफ फिर से बार बार रिपीट होता है। ये साइन की फंक्शन होती है। तो जब भी इक्वेशन इस टाइप गिवन हो, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो सीधे समझ लेना कि इसका ये टाइम पीरियड है पूरा। मतलब इसको तुम पाई 2 पाई मत लिखो, क्योंकि वो थीटा के टाइम पे लिखते हैं। ये हमारा पूरा टाइम पीरियड है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड ग्राफ का। और जब भी इक्वेशन ऐसे लिखा हो जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, तो सीधे समझ जाना है कि ये अल्टरनेटिंग EMF है या अल्टरनेटिंग करंट वाला केस है। ऐसे केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला लिख लो, 2 पाई बाई ओमेगा होता है इसका। करंट की वैल्यू होती है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो अगर EMF दिया हो तो क्या लिखेंगे इसको, EMF अपॉन रेसिस्टेंस। तो हमारे अल्टरनेटिंग जो करंट होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो E नॉट अपॉन R है, ये हमारा इनिशियल करंट, मतलब इसको हम I नॉट लिखेंगे साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। एक्चुअली इनिशियल करंट नहीं हुआ, ये एक तरह से जैसे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये जो I नॉट हमारा लिखा है ना, इसको हम मैक्सिमम करंट बोलेंगे। जैसे ऊपर वाला इक्वेशन है, अगर कभी भी कोई इक्वेशन दिया हो साइन में और पूछे कि मैक्सिमम EMF की वैल्यू क्या है, तो जो साइन के पहले लिखा हो E नॉट, वो हमारा मैक्सिमम EMF होता है। उसी तरह करंट वाले इक्वेशन में मैक्सिमम करंट की वैल्यू पूछे तो बोलना है I नॉट, ठीक है, इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। अब एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं। जैसे अगर तुम्हें EMF वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बेसिकली है किसका, साइन का। तो हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे, तुम चाहे तो जितना भी रिपीट कर सकते हो ग्राफ, मैं एक जनरल व्यू बता रहा हूँ। यहाँ पे 0 लिखना,
इस वाले पॉइंट पे यानी मैक्सिमम वैल्यू को लिखना है ई नॉट और मिनिमम को लिखना है माइनस ई नॉट। ये मैं उसी इक्वेशन का ग्राफ बना रहा हूँ, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये कंप्लीट टाइम पीरियड बन रहा है यहाँ पे जाके, तो इसको हम लिखेंगे 2π/ओमेगा। तो अगर ये 2π/ओमेगा है तो पहला वाला क्या होगा, π/ओमेगा। तो इससे ये पता चल रहा है ये π/ओमेगा, ये 2π/ओमेगा, तो ऐसे ही ये 3π/ओमेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, टाइम पीरियड हमारा एक कंप्लीट सर्कल ऐसे बनने के बाद होता है। ये यहाँ पे हो जाएगा 4π/ओमेगा। जैसे तुमने ईएमएफ का ग्राफ बनाया है, सिमिलरली तुम्हारा करंट का ग्राफ बनेगा। बस ई नॉट की जगह पे क्या कर देना, आई नॉट कर देना, और ई की जगह पे आई कर देना। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इनमें कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो तुम लोगों ने 10th क्लास में सुना होगा कि इंडिया में जो करंट आता है, जो मतलब हमारे पावर हाउसेस से करंट जनरेट होता है वहाँ से आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और ये भी पढ़ा होगा कि यूएसए में 60 हर्ट्ज है, ऐसा कुछ हमें पढ़ाया गया था 10th में। तो अभी के लिए याद रख लो, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये है कि ये जो करंट अपना सर्कल बना रहा है, ये मैंने ईएमएफ का बनाया है, सिमिलरली करंट का बनाना, तो वो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स ऐसे ये ग्राफ बार बार बन रहा होगा। 1 सेकेंड में 50 टाइम्स वाइब्रेशन हो रहा होगा, तब उसकी फ्रीक्वेंसी को हम 50 हर्ट्ज बोलेंगे। ये ग्राफ नोट कर लो, ऐसा ये करंट का बना लो और लिख देना, इन इंडिया द अल्टरनेटिंग करंट supplied to our houses has a frequency of 50 hertz. The AC frequency in India is 50 hertz. ऐसे लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। इसके लिए तुम्हें ओरिजिनल इक्वेशन पता होनी चाहिए। ओरिजिनल इक्वेशन होता है हमारा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक कंप्लीट साइकिल पे इसकी एवरेज वैल्यू का सीधा मतलब हुआ कि पहले एक मतलब इसको इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड। उसके लिए हम एक छोटा सा इक्वेशन नोट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट तभी करते हैं जब कुछ डिफ्रेंशिएशन टाइप का फंक्शन लिखा होता है। तो तुम लोगों ने करंट और चार्ज में एक रिलेशन पढ़ा होगा, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तुमने पढ़ा होगा कि करंट इक्वल्स टू dq/dt, मतलब चार्ज बाई टाइम होता है जो, वो होता है करंट। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो चार्ज का इक्वेशन बनेगा करंट इंटू dt। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें मतलब टोटल चार्ज निकाल के बाद में टोटल टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो टोटल वो आ जाएगा हमारा करंट। तो पहले कैसे इक्वेशन बना लो, फिर इसमें पुट करते हैं। तो इसमें जब पुट करेंगे तो आएगा हमारा dq इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। ओके, यहाँ तक नोट करो, फिर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। लिखो इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करने पे लेफ्ट साइड में dq का इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा चार्ज आएगा, तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा कुछ मत लिखो, ये तो चार्ज ही आएगा। राइट साइड में क्या कांस्टेंट है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है आई नॉट, वो हमारा रहता है कांस्टेंट। तो हम आई नॉट को बाहर निकाल लेंगे इक्वेशन से और इसमें लिखेंगे साइन ओमेगा टी, इसमें लिखेंगे साइन ओमेगा टी dt। इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिट। तो लिमिट हमारा होगा 0 से t, ये t हमारा है कंप्लीट टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो ये आगे बहुत ही सिंपल है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस, तो इसको लिख देंगे हम कॉस ओमेगा टी, लेकिन माइनस में होता है, याद रखना, साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। और उसके अलावा एक और चीज़ कि t के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में आएगा। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो इंटीग्रेट करते हैं तो ये चीज़ डिवाइड में आता है। तो ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में। तो इसकी लिमिट डाल देते हैं 0 से लेके t तक। अब ये वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, तो जो भी कांस्टेंट बन रहा है उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, और t की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी, ग्राफ बता देगा टाइम,
ये जो टाइम पीरियड होता है किसी भी इक्वेशन का जो इस तरह से लिखा हो, वो हम लेते हैं 2π/ω। तो इसमें t की जगह पे हमें पुट करना है 2π/ω। तो पहले क्या करो, इसमें लिख लो I0/ω और cos ω t में कैपिटल T रखोगे तो क्या आएगा, cos ω इंटू 2π/ω। ठीक है, और उसके साथ ये ज़ीरो पुट करो उसमें, तो cos में ज़ीरो पुट करेंगे तो cos 0। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि cos ये कैंसिल होकर 2π बनेगा। cos 2π कितना होता है, cos 2π 1 हो जाता है और cos 0 भी 1 होता है। तो ये हमारा 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो इससे हमें पता चला कि जो टोटल चार्ज हमारा आ रहा है वो 0 है। द टोटल चार्ज ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब क्योंकि चार्ज ही 0 है तो करंट भी 0 होगा। सबसे लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यही लिखने के मार्क्स मिलते हैं। भले ही तुमने कुछ थोड़ा बहुत गलत प्रूफ किया हो, हैंस प्रूव्ड जरूर लिखना। आंसू समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। ओवर हाफ साइकिल मतलब कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं लेना इस बार, उसका आधा लेना है। ठीक है, तो सेम ट्रीटमेंट करो जो कर रहे हो। मतलब जैसे सेम हमें क्या लिखना है, I इक्वल्स टू I0 sin ω t होता है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे चार्ज पे। तो हमें पता होता है कि चार्ज निकालने के लिए करंट को इंटीग्रेट करना होता है। तो पहले इक्वेशन पुट कर लेंगे, यहाँ पे लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, इंटीग्रेट करोगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन आएगा चार्ज, I इंटू डी टी है तो I0 बाहर निकाल लो, ये हमारा हो जाएगा sin ω t dt। इस बार लिमिट में क्या रखना है, हाफ साइकिल बोला है तो 0 से t/2। अभी तुम लोग डिराइव करोगे तो पता चलेगा हाफ साइकिल और कंप्लीट साइकिल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहले ये क्या करो, पूरा फ्रेम नोट कर लो कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ अ साइकिल। नेक्स्ट देखो कैसे लिखेंगे, चार्ज इक्वल्स टू I0 sin ω t जो है उसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस cos ω t अपॉन में ओमेगा। और इसमें लिमिट पुट करना है हमें 0 से t/2। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, I0/ω बाहर निकाल लो और उसमें cos ω t की जगह पे क्या पुट करोगे, cos ω t/2 और एक बार रखोगे 0 तो आएगा cos 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो t की वैल्यू थी वो थी हमारी 2π/ω। 2π/ω, तो इसको जब 2π/ω लिखोगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा अर्नव, कितना बचेगा यहाँ पे, ओमेगा t/2 करेंगे तो सर ये 2π/ω लिख दो ना वहाँ पे t की जगह, मतलब ये cos पाई बचेगा ना यहाँ पे, cos पाई बच जाएगा। हाँ गुड। अब देखो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1 और cos 0 कितना होता है 1। सो -1 - 1 ये कितना हो जाएगा -2। तो इसमें क्या करो, ये लिख दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली, तो 2I0/ω 163 आ रहा है। सही है, ये हो गया 2I0/ω। अब क्या करो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी, ओमेगा मतलब टाइम पीरियड होता है ना 2π/ω, तो ओमेगा को वैसे लिख देंगे 2π/t। तो ये जब पुट करोगे ना तो ये हमारा बन जाएगा I0/t। मतलब इस स्टेप में मैंने क्या किया, ओमेगा की जो वैल्यू थी वो t के टर्म्स में पुट कर लिया। इसकी ज़रूरत क्यों है, अब इसको नोट कर लो, फिर समझाता हूँ।
सर ये लास्ट में आपने क्या किया है? कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1, और ये कॉस जीरो भी -1 1। -2 2 माइनस आई माइनस नॉट कट बाय गया ना, 2 ओमेगा आ हो गया। गया। तो इसमें मैंने क्या करा ना, ओमेगा की वैल्यू पुट कर ली 2 पाई/t, मतलब टाइम 2 पाई/ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा टी वैसे होना चाहिए। कितना आना चाहिए? तो बेस में ओमेगा टी होगा ना वो 2 i0/ओमेगा टी। सर हमने स्टार्टिंग में बेस में अंडर रूट में जो थीटा में है वो पूरा लेंगे ना नीचे। अच्छा, तो इसमें पाई आएगा। अच्छा, पाई तो कैंसिल नहीं हुआ था ना इसमें? वही तो अच्छा नहीं सर, हम ओमेगा टी होते ना वहाँ पे बेस में ओमेगा टी होगा, ओमेगा नहीं सर। आपने सिर्फ ओमेगा ले लिया है, पिछले क्वेश्चन में भी सिर्फ ओमेगा लिया, लेकिन हो गया कॉस अपॉन में पूरा 0 हो रहा था। अच्छा, I0t/पाई। एक सेकंड रुको, मैं वैल्यू टू पुट आई कर, नॉट बाई ओमेगा टी होगा वो। एक सेकंड रुक जाओ। सर पाई कहाँ गया? ये ओमेगा की वैल्यू हमें पुट करना है 2 पाई/t, ठीक है? तो 2 पाई/t पुट करेंगे तो क्या आएगा? I0 के साथ t चला जाएगा और नीचे पाई हो जाएगा। नीचे ये सही पाई। करा है मैंने, I0t/पाई आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसको नोट करो, I0t/पाई, ये तुम्हारा टोटल चार्ज आएगा, ठीक है? यहाँ तक सही है। नोट कर लिया इसको? आदित्य समझ आया तुम्हें? चलो ठीक है। यहाँ तक सबने नोट कर लिया था ना? हार्दिक, नोट किया था तुमने? देखो, टोटल चार्ज जो आया हमारा वो आया I0t/पाई, ठीक है? लेकिन हमें क्या चाहिए? टोटल चार्ज आया हमारा I0t/पाई, लेकिन हमें चाहिए करंट ओवर हाफ साइकिल। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? आधे टाइम से। आधा टाइम मतलब t/2 से, ठीक है? तो ये आएगा I0t अपॉन पाई इंटू टी, 2 ऊपर चला जाएगा, t से t कैंसिल करो, 2/पाई I0। अब ये जो 2/पाई की वैल्यू होती है, इसको याद रखना, इट्स 0.63, तो हम लिख लेंगे 0.63 I0। इसको 0.63 I0 नोट करो। क्या हुआ, नोट कर लिया सबने? हार्दिक, नोट किया? सर ये I0t/पाई क्यू सी कुछ छोड़ना है गया, I0t/पाई क्या बोल रहे हो? तो क्यू से इक्वल किया ना, क्यू इक्वल टू I0t/पाई। Q इक्वल्स टू I0t/पाई। हाँ, तो हमें तो वो चाहिए ना, करंट चाहिए ना। अभी इंटीग्रेट करके चार्ज निकाला, अब करंट के लिए क्या करेंगे? उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, तो t/2 से डिवाइड करो। हमें हाफ सर्कल में चाहिए ना करंट। तो जो हमने आईडीटी वाला जो फॉर्मूला था उससे, तो जब उसमें जब अपॉन में ओमेगा ले रहे थे तो हमारे बोलते ओमेगा टी लेने को। सुनो, तुम्हारा ना इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत डाउट लगता है मुझे। देखो, अगर तुम साइन ओमेगा को इंटीग्रेट करोगे, साइन ओमेगा टी है ना, टी के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारा आएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ऐसे। तुम्हारा इस कॉन्सेप्ट में मुझे डाउट लगता है कि है ना? हाँ यहाँ पे तो है, यहाँ पे अपॉन में टी भी ले रहे थे। अपॉन में टी नहीं लेते, टी के रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो अपॉन में टी नहीं ले सकते, ठीक है? और किसी को कुछ डाउट है? सचिन, समझ आ गया इतना?
देखो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें टर्म मिल गया कि जी हाफ साइकिल के लिए जो करंट की वैल्यू होती है एवरेज करंट ओवर हाफ साइकिल, ये हमारा होता है 2/π/I0। ठीक है, प्रॉपर वैल्यू होती है वैसे 0.637 ऐसे बुक में दिया होता है, पर तुम 2/π लेके चलना तो ज़्यादा इजी कैलकुलेशन होगा। और जो इसी के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि जो एवरेज ईएमएफ होगा ओवर अ कंप्लीट साइकिल, करंट और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, तो ईएमएफ इंटू क्या करो आर कर दो, करंट आ जाएगा। तो वो जो एवरेज ईएमएफ की वैल्यू है वो होगा ईएमएफ 2/π टाइम्स E0। ठीक है, इस E0 को हम मैक्सिमम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम ईएमएफ, या I0 को हम बोलते हैं मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी एग्जाम में पूछ दिया कि द मैक्सिमम करंट और द मैक्सिमम ईएमएफ इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट और ईएमएफ ओवर हाफ अ साइकिल। अगर कंप्लीट साइकिल पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट साइकिल इज कम्प्लीटली ज़ीरो। हाफ साइकिल पूछे तो 2/π टाइम्स लिख देना। और ये पूछते हैं 1 मार्क्स में, या जब भी तुम्हें कभी डिफाइन करने को बोलेगा एसी चैप्टर में से कुछ भी, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल रहता है, तो ये नोट कर लो। अभी हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे जो कि इन सबसे अच्छा है, ये नोट कर लो पहले। चलो, ये तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो करंट को हम डिराइव करके निकाल रहे हैं। लिखो रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, दिस इज रिटन एज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये जो आरएमएस वैल्यू है इसी के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। ठीक है, घर में जो बिल आता है वो रूट मीन स्क्वायर वाला करंट या वोल्टेज देख के आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। इसकी डेरिवेशन के लिए जूल्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। जूल्स लॉ बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम, मतलब 10th क्लास में पढ़ा होगा। हीट मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है। तो अगर ये टाइम का छोटा सा पोर्शन ले, मतलब dt, तो हीट हमारा क्या हो जाएगा dH। तो dH को हम लिखेंगे I²R dt। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो, अगर हमें टोटल हीट निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करने के लिए लेफ्ट साइड में हीट को इंटीग्रेट करोगे तो वो तो H आ ही जाएगा। राइट साइड में देखो क्या आएगा, राइट साइड में आएगा हमारा I²R इंटू dt। यहाँ तक नोट कर लेना। यहाँ पे डेरिवेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, जो लेफ्ट साइड का H है उसको हमें फिर से I²RT लिखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड का जो हीट है उसको I²RT लिखना है, T कैपिटल लिखना। तो ये वाला जो I है, ठीक है, इसको इफेक्टिव या वो RMS बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड RMS। तुम लोग आज तक जो हीट के फॉर्मूले में करंट यूज़ कर रहे हो, अब से याद रखना दैट इज़ कॉल्ड RMS करंट। वो एक्चुअल करंट नहीं होता। करंट की बहुत सारी वैल्यूज आती है, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, पर जिस करंट से तुम इलेक्ट्रिसिटी का बिल फाइंड आउट करते हो दैट इज़ कॉल्ड RMS करंट। राइट साइड में हमारा क्या है, तो वो है इंटीग्रेशन 0 से t तक। किसको इंटीग्रेट करा है हमने, तो I²R dt। अब I की जगह पे क्या पुट करना है, तो हम स्टार्टिंग से पुट करते हुए आ रहे हैं। I की जगह पे हम पुट कर रहे हैं I0 sin ω t, इसका स्क्वायर कर लो, इंटू R इंटू dt 0 से t तक। अब जो कुछ भी इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आएगा, I0² R, वो बाहर निकाल लो, और sin² ω t को इंटीग्रेट करना है हमें। sin² ω t, इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में ना बहुत सारा इंटीग्रेशन है, इसको यहाँ तक अच्छे से नोट करो।